होंगे, उत्साही नहीं होंगे। तो मानव का विचारवान होना, उत्साहपूर्ण होना, आलस्यपूर्ण होना, ये किस पर निर्भर है? जलवायु दशा यानी प्राकृतिक पर्यावरण पर निर्भर है। तो अरस्तु ने भी इसी बात को कहना चाहा है, इसी बात को उन्होंने प्रमाणित करने की कोशिश की है कि जो जलवायु है वो किसको प्रभावित कर रही है? मानव को प्रभावित कर रही है, मानव की क्रियाओं को, उसकी सोच को, उसके विकास को प्रभावित कर रही है। अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी जो रचना है एयर, वाटर एंड प्लेस में वातावरण को प्रधान बताते हुए बहुत अच्छी परिभाषा यहाँ पे इन्होंने दी है। हिप्पोक्रेटस ने एक जो बात कही कि यूरोपियन लोगों के द्वारा एशिया के लोगों पर किए गए आक्रमण का मुख्य कारण यूरोप की कठोर जलवायु है। जैसा अरस्तु ने कहा कि ठंडे देशों के जो मानव है वो क्या होते हैं? बहादुर होते हैं। और आपको भी विदित है इस बात का कि एशिया महाद्वीप के अधिकांश जो देश हैं वो पूर्व में ब्रिटेन के उपनिवेश रहे हैं, या कुछ देश हैं वो फ्रांस के उपनिवेश रहे हैं, कुछ हैं वो पुर्तगाल के उपनिवेश रहे हैं। कोई भी एशिया का ऐसा देश नहीं है जिसने दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाया हो, अपने अधीन रखा हो। यूरोपियन देशों ने, अधिकांश यूरोपियन जो कंट्रीज के जो देश हैं, यूरोपियन जो देश है, उन्होंने दूसरे देशों को अपने अधीन रखा, जैसा जिसको अपने उपनिवेश के रूप में कह रहे हैं। अब उपनिवेश के रूप में किस लिए रखा? कि वहां के लोग क्या थे? बहादुर प्रवृत्ति के थे। और एशिया के उष्ण जलवायु के जो लोग हैं वो क्या है? आलस्य प्रवृत्ति के हैं, उत्साह रहित हैं। उत्साह रहित होने के कारण दूसरे देशों के उपनिवेश बने। तो यही बात हिप्पोक्रेटस यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यूरोपीय लोगों के द्वारा एशिया के लोगों पर किए गए आक्रमण का मुख्य कारण यूरोप की कठोर जलवायु, जिसके कारण एशिया का मानव आराम पसंद जबकि यूरोप का मानव कठिन परिश्रमी होता है, क्योंकि वहां की जलवायु क्या है? कठोर जलवायु है, ठंडी जलवायु, जिसके कारण बहादुर प्रवृत्ति के होते हैं। तो एशिया के अधिकांश देशों का उपनिवेश के रूप में रहना, दूसरे देश के अधीन रहना भी किसका कारण माना गया है? पर्यावरण का कारण माना गया है, जिसके कारण यहाँ के जो लोग हैं वो आलस्य प्रवृत्ति के होते हैं, या आराम पसंद होते हैं, या उत्साह रहित होते हैं, जिसके कारण उनको दूसरे के अधीन रहना पड़ा। अगले भूगोलवेता की अपन बात करते हैं जिन्होंने निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर की मानव भूगोल से संबंधित जो रचना है यूरोप, जिसमें उन्होंने मानव और वातावरण के प्रभाव की उन्होंने बात की, और बात करते उन्होंने कहा कि मानव पर पूर्ण रूप से किसका प्रभाव है? वातावरण का प्रभाव है। मानव है वो पूर्ण रूप से किससे प्रभावित होता है? वातावरण से प्रभावित होता है, चाहे प्राकृतिक वातावरण से होता हो, चाहे वो सांस्कृतिक वातावरण से होता हो। हम्बोल्ट ने अपनी रचना कोस्मोस में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, और निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए जो बात कही कि भूमध्य सागरीय सभ्यता के विकास में वहां की जलवायु की भूमिका रही है। भूमध्य सागरीय जो सभ्यता है, भूमध्य सागर के निकटवर्ती जो देश है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, तो इन देश, टर्की है, तो इन देशों की जो सभ्यता है जिसको अपन भूमध्य सागरीय सभ्यता कह रहे हैं, तो वहां की जो सभ्यता का जो विकास हुआ वो किसका परिणाम है? वहां की जलवायु का परिणाम है। अगले विचारक की अपन बात करें तो चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने जीवों की उत्पत्ति से संबंधित अपने विचारों का प्रतिपादन किया। डार्विनवाद भी जिसको कहा जाता है, जीवात जीवोत्पत्ति, जिसमें जीवों से जीवों की उत्पत्ति हुई है। डार्विन ने कहा था कि जीवों से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। तो उन्होंने भी निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन किया, और निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए उन्होंने जो कहा है कि जीवों के विकास और पर्यावरण का घनिष्ठ संबंध है, कि जीवों का जो विकास हुआ वो किसका परिणाम है? पर्यावरण का परिणाम है। फिर अगली परिभाषा की अपन बात करते हैं, अगले भूगोलवेता की बात करें, फ्रेडरिक लिपले। फ्रेडरिक लिपले ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी जो रचना है स्थान, कार्य और लोग, स्थान, कार्य और लोग में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा है कि समाज पर भी किसका प्रभाव है? पर्यावरण का प्रभाव है, कि समाज का जो विकास हुआ, उस समाज का जो विकास है, चाहे समाज की क्रियाओं का हो, समाज की परंपराओं का हो, समाज की अर्थव्यवस्था का हो, उसका जो विकास है वो किसका परिणाम है? पर्यावरण का परिणाम है। अगले भूगोलवेता की बात करें तो एल्सवर्थ हंटिंगटन। एल्सवर्थ हंटिंगटन ने मानव भूगोल से संबंधित अपनी रचना सभ्यता एवं जलवायु और मानव आवास में निश्चयवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए जो बात कही कि प्राकृतिक शक्तियां मानवीय रहन सहन, कला, साहित्य, धर्म आदि को प्रभावित करती हैं। प्राकृतिक जो शक्तियां हैं,
यानी किसी स्थान की जलवायु है, धरातलीय संरचना है, या वहां की जो मर्दा है, धरातली बनावट है, तो वो किसको प्रभावित करती है? मानवीय रहन सहन को भी प्रभावित करती है, मानवीय कला, साहित्य, धर्म आदि को भी प्रभावित करती है। तो अपन यहाँ पे बात करें कि मानव भूगोल से संबंधित जितने भी भूगोलवेता हैं या निश्चयवादी विचारधारा से संबंधित जितने भी जर्मन भूगोलवेता हैं जिसकी बात अपन ने की, चाहे आप फ्रेडरिक रेडजेल की बात करें, चाहे आप कुमारी सेमकुल की बात करें, चाहे आप कार्ल रिटर की बात करें, चाहे हम्बोल्ट की बात करें, चार्ल्स डार्विन, फ्रेडरिक लिपले, एल्सवर्थ हंटिंगटन, इनकी यदि बात की जाए तो एक बात कॉमन जो निकल के आती है कि निश्चयवादी जो विचारधारा है, तो वो निश्चयवादी विचारधारा कहती है कि मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में होगा? प्रकृति के नियंत्रण में होगा। मानव केवल उतना ही कार्य करेगा जितना आदेश प्रकृति के द्वारा मानव को दिया जाता है। अर्थात मानव पूर्ण रूप से किसके नियंत्रण में रहेगा? किसके अधीन रहेगा? पर्यावरण के अधीन रहेगा, प्रकृति के अधीन रहेगा। यानी मानव के पास जो कुछ भी उपलब्ध है वो पूर्ण रूप से किसकी देन है? प्रकृति की देन है, पर्यावरण की देन है। तो निश्चयवादी जो विचारधारा है वो किस बात को प्रमाणित करती है, किस बात का समर्थन करती है? कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति का दास है, मानव पर पर्यावरण का पूर्ण रूप से नियंत्रण है, मानव किसी भी रूप में वातावरण या पर्यावरण के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। अब अगली जो बात आती है कि जो निश्चयवादी विचारधारा है उसकी आलोचना, और उसकी आलोचना के रूप में एक नई विचारधारा का प्रारंभ हुआ जिसको कहा जाता है संभववादी विचारधारा। अब निश्चयवादी विचारधारा की आलोचना किसके रूप में? आप देखिए, निश्चयवादी विचारधारा ने कहा, जैसा चाहे आप फ्रेडरिक रेडजेल की बात कर ले, चाहे आप कुमारी सेमकुल की बात कर ले, दोनों ने कहा कि मानव पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में है, मानव प्रकृति का दास है, मानव पृथ्वी तल की उपज है, मानव किसी भी रूप में प्रकृति के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकता। लेकिन यदि सामान्य रूप में बात की जाए, धरातल पे आके यदि बात की जाए, तो मानव पर पर्यावरण का प्रभाव तो है, ये तो अपन नहीं नेगलेक्ट अपन नहीं कर रहे, डिनाई अपन नहीं कर रहे कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव नहीं है, लेकिन नियंत्रण नहीं है। प्रभाव है लेकिन नियंत्रण नहीं होगा। यानी संभववादी जो विचारधारा है वो ये मानती है, जो निश्चयवादी विचारधारा की आलोचना भी है, संभववादी विचारधारा मानती है कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव तो है लेकिन नियंत्रण नहीं है। नियंत्रण की जो बात है वो कतई नहीं होगी, मानव पूर्ण रूप से कभी भी पर्यावरण के नियंत्रण में नहीं रह सकता। हाँ, इतना अवश्य है कि मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वातावरण का उपयोग करेगा, उससे वो प्रभावित होगा लेकिन नियंत्रित नहीं होगा। कुछ ऐसी और भी गतिविधियां हैं जिसके आधार पर ये बात पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते। अपन ये नहीं कह सकते कि मानव है वो पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में रहेगा या केवल उतना ही कार्य मानव के द्वारा किया जाएगा जितना आदेश प्रकृति के द्वारा मानव को दिया जाता है। तो ये बात अपन अगली विचारधारा में करेंगे। तो निश्चयवादी विचारधारा की सबसे मुख्य जो आलोचना अपन कह सकते हैं वो अपन ये लेके चलते हैं कि मानव है वो प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में नहीं है। प्रभाव की अपन बात कर सकते हैं लेकिन नियंत्रण की बात अपन नहीं कह सकते। तो निश्चयवादी विचारधारा तो मानती है कि मानव पर पूर्ण रूप से पर्यावरण का प्रभाव है, पूर्ण रूप से प्रभाव की बात भी वो नहीं कह रहा, वो कह रहा है कि पूर्ण रूप से नियंत्रण में है। मानव है वो प्रकृति के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता, उसकी इतनी सोच नहीं है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है कि वो पर्यावरण के आदेशों की अवहेलना वो कर दे। तो यहाँ पे अपने मानव वातावरण के अंतर संबंधों पर आधारित पहली जो विचारधारा है, निश्चयवादी जो विचारधारा है, उसकी अपन ने बात की। और इस विचारधारा के अनुसार अंत में जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको, सार जो इसका आता है, कई बार पूछा भी जाता है कि निश्चयवादी विचारधारा क्या है, तो सार ये आता है कि मानव है वो पूर्ण रूप से प्रकृति के नियंत्रण में होगा, मानव है वो प्रकृति का दास होगा, मानव है वो पृथ्वी का गुलाम होगा। किसके अनुसार? निश्चयवादी विचारधारा के अनुसार।